हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। फॉर whom इज इंडियाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज नेम्ड? भारत के हाल ही में उद्घाटन किए गए सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शंस देखते हैं। वीर सावरकर, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर जयप्रकाश नारायण। तो कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which state has emerged as the overall champion at Beach Games 2024 held at the घोगला बीच in दीव? दीव के घोगला बीच पर आयोजित बीच गेम्स 2024 में कौन सा राज्य समग्र चैंपियन बना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में दीव में एक घोगला बीच है, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है, घोगला बीच नाम याद रखिएगा। यहाँ पर हाल ही में बीच गेम्स 2024 हुए हैं और इसमें ओवरऑल चैंपियन बना है मध्य प्रदेश। आपको बता दें, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, इसने 18 मेडल जीते हैं इस कंपटीशन में, जिनमें 7 गोल्ड मेडल हैं। महाराष्ट्र ने 14 मेडल्स जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड्स हैं। वहीं तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड होस्ट जो रहा दादरा नगर हवेली, दीव एंड दमन, इन्होंने 12 मेडल्स जीते हैं इन सभी ने। आसाम ने 8 मेडल्स जीते हैं, जिनमें 5 गोल्ड हैं। आपको जानना चाहिए, लक्षद्वीप ने गोल्ड मेडल जीता है बीच शोकर में। इस कंपटीशन में 1404 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडियन आर्मी डे 2024 ऑन जनवरी 15? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस 2024 का विषय क्या था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, इन सर्विस ऑफ द नेशन। आपको जानना चाहिए, इंडियन आर्मी ने अपना 76th आर्मी डे ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया है 15 जनवरी 2024 को। आपको बता दें, ये लगातार दूसरा साल है जब आर्मी डे के मौके पर जो आर्मी डे परेड होती है ये नेशनल कैपिटल से बाहर आयोजित की गई है। इंडियन आर्मी डे 2024 का थीम रहा इन सर्विस ऑफ द नेशन। आपको बता दें, लास्ट ईयर भी जो आर्मी परेड थी ये बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। तो लास्ट ईयर भी बाहर हुई है नेशनल कैपिटल से और इस बार भी नेशनल कैपिटल से बाहर आयोजित की गई है, यानी कि लखनऊ में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, इन सभी ने इस आर्मी परेड को अटेंड किया है एज चीफ गेस्ट। अब इसका रीज़न भी जान लेते हैं कि आर्मी डे हम 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ रहे हैं इंडियन आर्मी के, जनरल लेट फील्ड मार्शल KM करियप्पा, इनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको स्मरण किया जाता है। इसी दिन 1949 को, यानी कि जनवरी 15 1949 को जो KM करियप्पा है, इन्होंने इंडियन आर्मी की कमांड अपने हाथ ली थी। किससे? जनरल सर FRR बुचर से, जो कि लास्ट
ब्रिटिश कमांडर इन चीफ रहे। और इस तरह से जो जनरल करियप्पा है ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने इंडिपेंडेंट इंडिया के 15 जनवरी 1949 को। वाई इज जनवरी 14 चूजन एज आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे? 14 जनवरी सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। इट ऑनर्स द फर्स्ट कमांडर इन चीफ्स रिटायरमेंट। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे ये 14 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। आपको बता दें इसी दिन 14 जनवरी 1953 को जो हमारे फर्स्ट कमांडर इन चीफ रहे इंडियन आर्मी के, जिनका डिस्कशन हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, ये सर्विस से रिटायर हुए थे। ये डे पहली बार 2016 में सेलिब्रेट किया गया था, उसके बाद फिर हर साल ही मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस 8th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे में जो है पार्टिसिपेट किया है एक्स सर्विसमैन के साथ। कहाँ? एयरफोर्स स्टेशन कानपुर में। दिस ईयर द इवेंट वॉज सेलिब्रेटेड बाय द 3 सर्विसेज एट 10 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री, नेमली श्रीनगर, पठानकोट, दिल्ली, कानपुर, अलवर, जोधपुर, गुवाहाटी, मुंबई, सिकंदराबाद एंड कोची। व्हेन इज द नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, जनवरी 16। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि 16 जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे मनाएंगे। ये अनाउंसमेंट 15 जुलाई 2022 को किया गया था। आपको बता दें 2024 में जो है 8th एनिवर्सरी है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की अगर हम बात करते हैं 2016 में से लॉन्च किया गया था, और इसका प्रभाव ये रहा कि जब लॉन्च किया गया इसे तब हमारे देश में जो स्टार्टअप्स थे वो 340 थे, और अब 1,15,000 स्टार्टअप्स पहुँच चुके हैं। अगर हम बात करें इस स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए तो कई प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए, जैसे सीड फंड स्कीम, फंड ऑफ फंड्स स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, मार्ग मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, नेशनल स्टार्टअप्स अवार्ड्स एंड स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है, ये नेशनल स्टार्टअप वीक भी सेलिब्रेट करता है 10 से 16 जनवरी के बीच में। Who has become the first male cricketer to play 150 मैचेस इन T20 इंटरनेशनल? T20 अंतर्राष्ट्रीय में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, रोहित शर्मा। देखिए, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, इन्होंने इतिहास रचा है। क्यों? ये जो है हाल ही में फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने T20 में 150 मैचेस खेले हैं, यानी कि 150 T20 मैचेस इन्होंने खेले हैं। तो हाल ही में इंदौर में अफगानिस्तान के खिलाफ जो सेकंड T20 खेला गया, उसी में इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आपको बता दें T20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा के नाम हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस भी हैं। एक और रिकॉर्ड जानते हैं क्रिकेट से ही संबंधित। कर्नाटक के प्रखर चतुर्वेदी, इन्होंने युवराज सिंह का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी के फाइनल में इन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया है। 404 रन बनाए हैं इन्होंने 636 बॉल्स पर अगेंस्ट मुंबई एट शिवमोगा। युवराज सिंह ने 358 रन बनाए थे पंजाब की ओर से खेलते हुए बिहार के अगेंस्ट 1999 में। उस वक्त धोनी बिहार की साइड से थे। एक और रिकॉर्ड देखते हैं। श्रीलंकन लेग स्पिनर वनिंदु हसरंगा, इन्होंने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल खेलते हुए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। 19 रन देकर केवल 7 विकेट्स लिए हैं। अब ये 7 विकेट्स इन्होंने मात्र 35 बॉलें इन्होंने फेंकी और 7 विकेट ले लिए। तो ये फास्टेस्ट बॉलर बन गए जिन्होंने 7 विकेट लिए। अगर हम बॉल्स की बात करें, केवल 35 बॉल फेंकी और 7 विकेट इन्होंने ले लिए। वहीं आपको जाना चाहिए न्यूजीलैंड के टिम साउदी, ये फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 150 T20 इंटरनेशनल विकेट्स अपने नाम किए हैं। What is the estimated value of India's overall exports, merchandise and services combined in December 2023? दिसंबर 2023 में भारत के कुल निर्यात माल और सेवाएं से युक्त का अनुमानित मूल्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 66.33 बिलियन $। देखिए, इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है, चाहे वो मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज दोनों को कंबाइन करके दिसंबर 2023 में ये 66.33 बिलियन $। रहा है। निगेटिव ग्रोथ देखने के लिए मिली है -4.25% की, यदि हम दिसंबर 2022 से कंपेयर करते हैं।
ओवरऑल इंपोर्ट्स जो रहा दिसंबर 2023 में ये 71.50 बिलियन यूएस डॉलर रहा। यहाँ पर भी निगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, -7.18% की, अगर हम दिसंबर 2022 से कंपेयर करते हैं। अब अगर हम, ये तो हमने दिसंबर का देखा, अगर हम इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है अप्रैल से दिसंबर 2023 के महीने का, ये 565.04 बिलियन यूएस डॉलर रहा है, यानी कि निगेटिव ग्रोथ देखने को मिली -1.87% की, अगर हम अप्रैल से दिसंबर 2022 के साथ इसे कंपेयर करें। वहीं ओवरऑल इंपोर्ट्स जो रहा है अप्रैल से दिसंबर 2023 के बीच, ये 634.39 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है, यहाँ पर निगेटिव ग्रोथ रही है -7.24% की। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है अप्रैल से दिसंबर 2023 में। ओवरऑल ट्रेड डिफिसिट जो अप्रैल से दिसंबर 2023 में रहा, ये 69.34 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है। वहीं अप्रैल से दिसंबर 2022 में ये 108.13 बिलियन यूएस डॉलर का था। तो यहाँ पर -35.87% का जो है डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। India signed an agreement to acquire 5 lithium brine blocks for exploration and development in which country? भारत ने किस देश में अन्वेषण और विकास के लिए 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक हासिल करने के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अर्जेंटीना। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स को एक्वायर करने का समझौता साइन किया है, ताकि इनको एक्सप्लोर किया जा सके, इनको डेवलप किया जा सके। ये एग्रीमेंट साइन किया गया है भारत की ओर से खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और जो अर्जेंटीना है उनकी ओर से कैमियन के द्वारा, जो कि यहाँ की स्टेट नॉन माइनिंग एंड एनर्जी कंपनी है अर्जेंटीना में। आपको बता दें, वर्ल्ड के जो 98 मिलियन टन्स लिथियम रिसोर्सेज हैं उनमें से 20% अर्जेंटीना के पास हैं, और ये इस मामले में दूसरे नंबर पर आता है बोलीविया के बाद। एक लिथियम ट्रायंगल है, ठीक है, 3 कंट्रीज़ का, उसमें चिले है, बोलीविया है और अर्जेंटीना है। अच्छा, अब ये ना भारत का इस तरह का दूसरा एग्रीमेंट रहा है जहाँ पर ये किसी दूसरे देश की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्वायर कर रहा है। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया था 2022 में। देखिए, इन 2022 इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ऑस्ट्रेलियाज क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस टू एक्सप्लोर 5 ब्लॉक्स, 2 डेडिकेटेड टू लिथियम एंड 3 टू कोबाल्ट। ठीक है, तो पहला ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, अब दूसरा ये अर्जेंटीना के साथ कर रहा है। Denmark's Queen Margrethe ended her 52-year reign after signing a declaration of abdication at which palace, which is also the seat of parliament and government? डेनमार्क की रानी मार्गरेट ने किस महल में, जो संसद और सरकार की सीट भी है, त्याग पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद अपने 52 साल के शासनकाल को समाप्त कर दिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, क्रिस्टियान्सबर्ग पैलेस। देखिए, डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सन। इन्होंने हाल ही में फ्रेडरिक एक्स या फ्रेडरिक 10 आप कह सकते हैं, इन्हें किंग जो है घोषित किया है, क्योंकि इनकी जो मदर रही क्वीन मार्गरेट सेकंड, इन्होंने एब्डिक्ट कर लिया। एब्डिक्ट यानी कि अपना जो सिंहासन है उसे छोड़ देना, ठीक है, उसे छोड़ दिया है। 83 एज है और ये फर्स्ट डैनिश मोनार्क बनी है जिन्होंने वॉलेंट्री यानी कि अपनी इच्छा से ही जो है इस थ्रोन को त्यागा है। मार्गरेट ने ये जो एब्डिक्शन है इस पर साइन किया, कहाँ पर? क्रिस्टियान्सबर्ग पैलेस पर। अब ये जो पैलेस है इसलिए खास है क्योंकि यहीं पर डेनमार्क की पार्लियामेंट भी है, पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी यहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी यहीं स्थित है। Which organization is set to acquire up to 10% equity stake in a company promoted by the National Housing Bank? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रवर्तित कंपनी में 10% तक इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC, ये अप टू 10% इक्विटी स्टेक हासिल करेगा उस कंपनी में जिसे प्रमोट करेगा नेशनल हाउसिंग बैंक। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ LIC gave their approval to the proposal to invest in the NHB promoted entity that would focus on residential mortgage backed security। अब ये कंपनी बनी नहीं है, मतलब जो नेशनल हाउसिंग बैंक है इसके द्वारा प्रमोटेड ये एंटिटी होने वाली है जो कि रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज यानी कि RMBS पर फोकस करेगी। RMBS are basically debt based assets backed by the interest paid on residential loans. RMBS are bonds which are secured against a large pool of residential mortgages.
Who won the gold medal in the men's 25-meter standard pistol event at the Asian Shooting Championships 2024? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है योगेश सिंह। देखिए इंडियन शूटर हैं योगेश सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में। कहाँ? 2024 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जकार्ता इंडोनेशिया में। आपको जानना चाहिए। साथ ही अगर हम टीम इवेंट की बात करें तो यहाँ पर योगेश सिंह, अमित कुमार और ओम प्रकाश, इन्होंने इस इवेंट को टॉप किया है। टीम वियतनाम ने सिल्वर मेडल जीता है और जो होस्ट कंट्री है इंडोनेशिया, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन आर्मी व्हाट डज संभव मीन? भारतीय सेना के संदर्भ में संभव का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। देखिए इंडियन आर्मी ने इंडिजिनसली एक एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम डेवलप किया है ताकि जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो जो है सिक्योर हो सके, कम्युनिकेशन को बीच में कोई टैप ना कर सके। तो इसका नाम है संभव, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, और 5G टेक्नोलॉजी पर ये आधारित है। साथ ही आपको जानना चाहिए साइबर सिक्योरिटी संबंधित ही कुछ जो है सब यूनिट्स बनाई गई हैं जिनका नाम है कमांडर साइबर ऑपरेशन सपोर्ट विंग्स CCOSWs, इन्हें भी स्टैब्लिश किया जा रहा है। विच इंस्टीट्यूशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड HMIL टू इस्टेब्लिश अ हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब? किस संस्थान ने हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। आपको जानना चाहिए कि देश में ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब की स्थापना करेंगे। जो IIT मद्रास है ये नोडल एजेंसी रहने वाला है इस हब के लिए, और इट विल फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, स्किल डेवलपमेंट, वैलिडेशन प्लेटफॉर्म्स, रोड मैप्स एंड लैंडस्केप एनालिसिस फॉर द हाइड्रोजन इकोसिस्टम। हुंडई मोटर इसमें 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 180 करोड़ रुपए की है। हाउ हैज द हिमालयन वुल्फ बीन कैटेगराइज्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट? हिमालयन वुल्फ को IUCN रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन है वल्नरेबल। देखिए हिमालयन वुल्फ यानी कि कैनिस लुपस च्वेंसो, इसे पहली बार जो है एसेस किया गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में, और इसे वल्नरेबल कैटेगरी में अब रखा गया है। तो पहली बार है जब इसे कैटेगराइज किया गया है रेड लिस्ट में। आपको बता दें इसे तिब्बतन वुल्फ भी कहते हैं और 4000 मीटर से ज़्यादा के एल्टीट्यूड्स में ये रहती हैं। ग्रे वुल्फ से ये थोड़ा डिस्टिंक्ट रहती हैं। आपको बता दें इतनी हाइट पर रहती हैं इसलिए जेनेटिकली ये अपने आप को अडेप्ट कर पाती हैं लो ऑक्सीजन कंडीशन में रहने के लिए। चाइना में जो हिमालयन वुल्फ हैं ये तिब्बतन प्लेटू पर पाए जाते हैं। वहीं नदर्न इंडिया में यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड लाहौल एंड स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। विच कंपनी लॉन्च द 25 टन बोलार्ड पुल टग इन कोलकाता? किस कंपनी ने कोलकाता में 25 टन बोलार्ड पुल टग लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है तीतागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। देखिए 25 टन बोलार्ड पुल BP टग जिसका नाम भीष्म है, इसे लॉन्च किया गया है तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता में। इस तरह के 6 बोलार्ड पुल टग की एक एग्रीमेंट साइन किया गया था तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के साथ, तो उनमें से एक ये भी है भीष्म। These trucks are being built under the classification rules of Indian Register of Shipping. The trucks will provide a float firefighting assistance to ships alongside at anchorage and will also have capability to conduct limited search and rescue operation. तो इनकी उपयोगिता बताई गई है, कहाँ यूज होंगे। Who inaugurated India's first national highway steel slag road section on NH66? NH66 पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर VK सरास्वत। देखिए डॉक्टर VK सरास्वत जो कि मेंबर हैं SNT एट नीति आयोग, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन को इनोग्रेट किया है जो कि NH66 मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर है।
इसे डेवलप किया गया है CSIR का जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा। JSW स्टील इसने इसे कंस्ट्रक्ट किया है। ये 1 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन स्टील स्टैक रोड सेक्शन है इंदापुर पनवेल सेक्शन ऑफ NH66 मुंबई गोवा पर। अच्छा, इसमें जो है 80,000 टन ऑफ कोनार्क स्टील स्लैग इसको कन्वर्ट किया गया है, इसको प्रोसेस्ड किया गया है स्टील स्लैग एग्रीगेट्स में। कहाँ? JSW का जो रायगढ़ प्लांट है वहाँ पर। अब जो ये प्रोसेस्ड स्टील स्लैग है ये सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें यदि हम नेचुरल एग्रीगेट्स से कंपेयर करें, और प्रेफर्ड चॉइस ये रहता है रोड बनाने के लिए। According to the discussion paper released by Niti Aayog, what is the estimated percentage of India's population living in multidimensional poverty in 2022-23? नीति आयोग द्वारा जारी परिचर्चा पत्र के अनुसार 2022-23 में बहुआयामी गरीबी में रहने वाली भारत की जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है 11.28%। आपको जानना चाहिए हाल ही में नीति आयोग ने डिस्कशन पेपर रिलीज़ किया है। इसमें बताया इन्होंने जो इंडिया की पॉपुलेशन है जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के तहत आती है, इसमें 2022-23 में 11.28% की गिरावट देखी गई है। वहीं ये 2013-14 में 29.17% थी। साथ ही इन्होंने बताया अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो पिछले 9 साल में 24.82 करोड़ लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। जो ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ये 3 डायमेंशंस पर मेजर की जाती है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर आगे इसमें 12 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अलाइन कर दिया जाता है जो इसमें इंडिकेटर्स होते हैं। तो जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसे नीति आयोग रिलीज़ करता है, और इसमें जो ये पॉवर्टी रेट्स को एक्सेस करता है ना, इसके लिए एल्कायर पोस्टर मेथोडोलॉजी को यूज़ करता है, माफ़ कीजिएगा। तो जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसमें 12 इंडिकेटर्स होते हैं, और एक जो ग्लोबली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूज़ किया जाता है उसमें 10 इंडिकेटर्स होते हैं। स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ने इस लिस्ट को टॉप किया है। 5.94 करोड़ पीपल को यहाँ पर पॉवर्टी से बाहर निकाला है। वहीं इसके बाद फिर बिहार है 3.77 करोड़, फिर मध्य प्रदेश है 2.30 करोड़। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। द न्यू चितोस एयरपोर्ट इज इन विच कंट्री? जापान। Where is the International Court of Justice situated? Peace Palace in The Hague, Netherlands. Who was chosen as the chairperson of the India Bloc? Mallikarjun Kharge. The 3-day International Camel Festival in which district of Rajasthan? Bikaner. Who has been appointed 4th Secretary General of BIMSTEC succeeding Tenzing Lekpal? Answer is Indramani Pandey. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहे। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। Which payments bank achieved 8 crores customer based milestone? Who inaugurated the 5th edition of Meghalaya Games on 15th January 2024? The Congress Bharat Jodo Nyaya Yatra kicked off on January 14 from which place in Manipur? India Meteorological Department celebrated which year of its establishment and service on 15th January 2024? The Indian government has decided to hand over the comprehensive security of the Parliament building complex to which armed force? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।